हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का नाम है आत्मकथ्य, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कविता का भावार्थ समझने से पहले थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं। हंस पत्रिका में एक आत्मकथा विशेषांक निकालने की सोची गई। हंस पत्रिका के उस वक्त के संपादक प्रेमचंद जी थे। इसी संदर्भ में कवि जयशंकर प्रसाद जी के कुछ मित्रों ने उनसे भी अपनी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया। हालांकि जयशंकर प्रसाद जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों के अनुरोध का मान रखते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखकर एक सुंदर कविता के रूप में यह आत्मकथ्य लिखी, जो सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मनोभावों, अपने जीवन के यथार्थ व अपने दुखों को व्यक्त किया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों को भी याद किया है। साथ ही कवि यह भी कहते हैं कि उनका जीवन भी अन्य सामान्य व्यक्तियों के जैसा ही है। उसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जिसे पढ़ने में लोगों की रुचि हो, या उन्होंने अब तक ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है जिसका उपलब्धि के रूप में बखान किया जा सके। यहाँ कवि अपने को बहुत साधारण आदमी बताकर अपनी विनम्रता व सहृदयता का परिचय देते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर क्षणों को भी याद करते हैं और उनके रूप सौंदर्य की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वे उन खूबसूरत पलों की यादों को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वे अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। तो बच्चों, अब आप ये भी जान लीजिए कि आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर होता है। आत्मकथ्य में व्यक्ति अपने जीवन में घटित घटनाओं के बारे में बहुत कम बातें बताता है या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं की तरफ इशारा मात्र करता है, जबकि आत्मकथा में लेखक को अपने जीवन में घटित सभी अच्छी बुरी घटनाओं को विस्तार पूर्वक और पूरी सच्चाई के साथ लिखना होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कविता के भावार्थ की तरफ। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी या अपनी। कवि को जब अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, तब अतीत में घटित सभी घटनाएं एक एक कर उनके आंखों के सामने आने लगती हैं, और जिस तरह से एक भौरा फूलों के आसपास गुंजार करते हुए मंडराता फिरता है, ठीक उसी प्रकार आज कवि का मन रूपी भौरा भी अतीत की यादों के आसपास गुनगुनाकर न जाने अपनी कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी वृक्ष, जो कभी सुख व आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, अब वे सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक कर गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी है। उनके जीवन में सुख की जगह दुख व निराशा ने ले ली है, और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। अगली पंक्ति है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में न जाने कितने ही लेखकों के जीवन का इतिहास उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है, और अब लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और खुद अपना भी मजाक उड़वाते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी। इस वे सत्य को जानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है, तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं, कमजोरियों व निराशा व हताशा से भरी हुई जीवन की कथा लिखूं। जो मेरे साथ बीता उस सब के बारे में लिखकर मैं लोगों को दिखाऊं और फिर अपना मजाक उड़वाऊं। कभी आगे अपने दोस्तों से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें यह सब सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, उसमें अब कोई खुशी या आनंद रूपी रस बचा ही नहीं है। अगली पंक्तियां हैं, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा न समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में जो सुख, खुशियां और आनंद रूपी रस थे वो सभी तुमने ही खाली किए हैं, और
उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिए हों और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज्यादा सरल होता है, लोग उसे उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल प्रपंच किया, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर पलों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कवि की पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां ही अब कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक हैं। इसीलिए वे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्ज्वल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उनसे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही अब मेरे जीवन जीने का एकमात्र सहारा हैं। उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि कहते हैं कि वह सुख जिसका मैं सपना देख रहा था, उस सपने को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी, वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, इन पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि भोर के समय उनकी पत्नी के लाल गाल ऐसे प्रतीत होते थे मानो उसके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में प्रेम भरी भोर भी अपने सुहाग की मधुरिमा प्राप्त करती थी। कवि आगे कहते हैं कि अब तो वे जीवन रूपी रास्ते में एक थके हुए पथिक की भांति हैं और वे अपने दुख भरे जीवन को उन्हीं की यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं। वही यादें उन्हें सदैव जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यानी कवि के अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए क्षण ही अब उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। इसीलिए कवि उन्हें किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने दिल में संजो कर रखना चाहते हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो, क्योंकि वहां तो कवि ने सिर्फ अपनी पत्नी की मधुर यादों को ही संजो कर रखा है। कवि आगे कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं। अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। चलिए अब बढ़ते हैं कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा कि मैं मौन रहकर या चुप रहकर बड़ी शांति के साथ और लोगों की कहानियों या आत्मकथाओं को सुनूं। तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा बहुत ही सरल व सीधी है। उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है या मैंने अभी तक ऐसी कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़
पढ़ने में किसी की रुचि हो। कवि यहाँ पर एक और तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि अभी वे सब सोए हुए हैं। कवि अपने दुखद अतीत को भूलना चाहते हैं और इस समय वे अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए भूले भी हैं। इसीलिए वे वापस अपने उस दुखद अतीत को कुरेद कर फिर से दुखी होना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे क्षणों को जिन्हें वे भूल चुके हैं उन्हें फिर से याद करने के लिए मत कहो, क्योंकि उनको याद करने से उनके मन में फिर से हलचल होने लगेगी और वे फिर से दुखी हो जाएंगे। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। तो बच्चों, ये था आत्मकथ्य कविता का भावार्थ। आप इसी भावार्थ को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।